नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त, सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। उड़ीसा रेल हादसे पर जताया दुख, सीएम ने रोड शो किया निरस्त। मसूरी में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मसूरी विधायक से पूछे 12 सवाल। देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने घर को ढहाया। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। थराली में अभिनीत बंधानी महोत्सव को लेकर उत्साह, नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक। 5 जून तक चलेगा महोत्सव। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, तो उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं है। देहरादून में एक गैंगस्टर अतीक अहमद के सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध घर को आज बुलडोजर चलाकर ढहाया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ शनिवार दोपहर को जिला प्रशासन की टीम अतीक अहमद के सरकारी भूमि पर बनाए गए मकान पर पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। दरअसल अतीक अहमद और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने मिलकर देहरादून में कई लोगों के साथ जमीनों के मामले में धोखाधड़ी की है। ऐसे ही करीब 5 मुकदमे अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ देहरादून के थाना नगर कोतवाली और थाना पटेल नगर में दर्ज है। इन सभी मुकदमों में अतीक अहमद फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। दिसंबर 2022 में थाना नगर कोतवाली देहरादून में अतीक और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद 5 मई 2023 में उसे गिरफ्तार करने में देहरादून पुलिस को सफलता हाथ लगी। देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद की सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध घर को आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स के साथ शनिवार दोपहर को जिला प्रशासन की टीम अतीक अहमद के सरकारी भूमि पर बनाए गए मकान पर पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल अतीक अहमद और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने मिलकर देहरादून में कई लोगों के साथ जमीनों के मामले में धोखाधड़ी की है। ऐसे ही करीब 5 मुकदमे अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज है। इन सभी मुकदमों में अतीक अहमद फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था।
तो देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं अतीक अहमद और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने मिलकर देहरादून में कई लोगों के साथ जमीनों के मामले में धोखाधड़ी की थी। ऐसे ही करीब 5 मुकदमे अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हैं। वहीं इन सभी मुकदमों में अतीक अहमद फरार चल रहा था। उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। दिसंबर 2022 में थाना नगर कोतवाली देहरादून में अतीक उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद 5 मई 2023 को उसे गिरफ्तार करने में देहरादून पुलिस को सफलता मिली थी। साथ जिला प्रशासन की टीम की कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने मिलकर देहरादून में कई लोगों के साथ जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी की थी। ऐसे ही करीब 5 मुकदमे अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हैं। देहरादून के थाना नगर कोतवाली और थाना पटेल नगर में मामला दर्ज है। इन सभी मुकदमों में अतीक अहमद फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। अतीक अहमद के विरुद्ध आर्थिक अपराध कारित करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के विषय में पुलिस को जानकारी मिली थी और जो चार्जशीट पूर्व में प्रेषित किए गए कोर्टों में उसके आधार पर विभिन्न जो अभियुक्त पंजीकृत हुए थे, इसके आधार पर हमने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और इसी गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) के तहत उनका आज एक मकान जो कि नगर निगम के जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, उसको ढहाया गया है। आपको अवगत करा दूं कि इनकी कुछ गाड़ियां थी, उनको भी अटैच किया गया है। जहां एक और भाजपा प्रदेश भर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान को घेरने की रणनीति तैयार कर दी। कांग्रेस भाजपा के 9 साल पर 9 सवाल पूछकर भाजपा को घेरने की तैयारी में है। उत्तराखंड भर में जहां भाजपा अपने 9 साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करेगी, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता भाजपा की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखेंगे। महारा ने कहा कि 9 सालों पर कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे थे, उन पर कोई उत्तर भाजपा ने नहीं दिया। शंकराचार्य जी का अपमान, जोशीमठ के साथ खिलवाड़, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन, पटवारी पेपर लीक क्यों हुआ, इस तरह के प्रश्न हैं जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर उठाएंगे। भाजपा संगठन को चिट्ठियों के माध्यम से भी कांग्रेस अपने सवाल पूछेगी। पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो 9 सवाल थे इन 9 सालों को लेकर, उसमें उन्होंने अभी तक कोई सार्थक उत्तर नहीं दिया है। बीजेपी की किसी प्रवक्ता ने नहीं, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं। उसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित हमारे कई प्रश्न हैं। शंकराचार्य जी का अपमान, जोशीमठ के साथ खिलवाड़, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी कौन, जांच नहीं कराने देने वाला सफेदपोश नेता कौन, और पटवारी का पेपर लीक क्यों, ये हमारे प्रश्न हैं। और इनसे जनता ही इन्हीं प्रश्नों को करने वाली है। हमारे कार्यकर्ता जागे इनसे इन प्रश्नों को उठाएंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत रविवार को चंपावत जिले के लोहाघाट के कोली ढेक में अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष दानिश खान की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष चंपावत अमजद हुसैन ने मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। अमजद हुसैन ने सभी अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अभी से एकजुट होकर एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया।
उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर मीट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एमओयू सरकार ने साइन कर लिया, लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब इन्वेस्टर मीट को लेकर सिंगापुर में रोड शो करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि यह इन्वेस्टर मीट सिर्फ और सपाटे तक ही सीमित रह जाए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में अपना निवेश करेगा। समिट जो त्रिवेंद्र जी ने किया था उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है, लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनको उनके संग 100 करोड़ के आसपास का एमओयू भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और मैकेंजी ऐसी है जिसपे ईडी का छापा पड़ गया कंपनी में और 2 स्टेट्स में वो ब्लैकलिस्टेड भी है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं, तो मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे और वाकई में सच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है और यहाँ काम करने का माहौल हो तो निश्चित ही सब आएंगे। जिस तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन। बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा। साल 2008 में प्रदेश में बाघों की संख्या 169 थी, जो साल 2018 में 442 पहुंच गई। राष्ट्रीय स्तर पर 2018 में की गई बाघों की गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। 2022 में बाघों की जो गणना की गई उसके राज्यवार आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर खुश हैं कि उत्तराखंड में बाघों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही तराई और भाबर क्षेत्र के 12 वन प्रभागों में बाघों का निरंतर बढ़ता कुनबा इसकी तस्दीक कर रहा। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बाघों की जो गणना संपन्न की थी वो 2018 में हुई थी, जिसके आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। इसके बाद अगली साइकिल में 2022 में ये कार्रवाई की गई, जिसमें पूरे देश के आंकड़े तो अभी जारी किए गए हैं, लेकिन अभी राज्यवार और टाइगर रिजर्वार आंकड़े अभी जो है वो आने बाकी हैं। लेकिन जो आंकड़े पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किए उसके अनुसार शिवालिक का जो क्षेत्र है वहाँ पूरे भारत में विगत साइकिल और अब के बीच में लगभग 150 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम
बारीकी से करते हैं पर्दाफाश, ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 298वीं रैंक हासिल करने वाली मान्या वर्मा के अपने ननिहाल लोहाघाट पहुंचने पर लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा और अन्य लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। बता दें कि मान्या मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली है। मान्या के पिता CL वर्मा बागेश्वर में जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर तैनात है। वहीं माता रामनगर में शिक्षिका हैं। मान्या के भाई भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है। मीडिया को जानकारी देते हुए मान्या ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान और अपने माता पिता को दिया। मान्या ने कहा कि सफलता को हासिल करने के लिए उन्होंने रोज 7 से 8 घंटा कठिन पढ़ाई करी और कोचिंग का सहारा नहीं लिया। कंसिस्टेंटली अगर हम रोज एफर्ट्स दें तो ये एग्जाम हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कोचिंग नहीं ली है, बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है आज इतना एडवांसमेंट हो गया है, जो भी हम सोचें हम उसको रियलिटी में रियलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने विजन, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखें और मेहनत भी करें, साथ में गाइडेंस लेते रहें। प्रसिद्ध धाम बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रविवार रात को बद्रीनाथ में विश्राम करेंगे। सोमवार सुबह बाबा की बद्रीनाथ धाम से वापसी होगी। बाबा की झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जुड़ी। कड़ी सुरक्षा में बाबा हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के रवाना हुए। हरिद्वार के मेल नियंत्रण भवन में हड़की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक हुई है। हड़की पौड़ी के ओर आने वाले प्रवेश मार्ग पर एक भव्य द्वार स्थापित करने और सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि भीमगाड़ा के प्रवेश मार्ग पर भव्य द्वार का निर्माण होगा। वहां से हड़की पौड़ी की ओर आने वाले मार्ग का सौंदर्यीकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाए। बैठक में हड़की पैड़ी स्थित पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण करने की भी बात सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस चौकी का हड़की पौड़ी के अनुरूप डिजाइन करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाए। जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और चाहे धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करें, उसके लिए ये ब्यूटिफिकेशंस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो जिसमें खासकर हम लोग हड़की पैड़ी वाले क्षेत्र को और अपर बाज़ार और उससे रिलेटेड जितने भी 2 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है उसको ज़रूर हम फोकस करेंगे और अपनी जो पारंपरिक शैली और जो स्थानीय शैली है और उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि बीच में कैबिनेट का एक डिसीजन आया था कि जितने भी हमारे मार्केट्स वगैरह बनेंगे उस पर जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो स्थानीय शैली में होगा। तो उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग ने बड़ा तूल पकड़ लिया। अब दोनों के समर्थक एक दूसरे को चेतावनी देते हुए आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह और उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर कड़े प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने मीडिया के सामने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की चुनौती दी। वहीं शनिवार को प्रणव सिंह के समर्थन में वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकार वार्ता कर प्रणव सिंह के खिलाफ टिप्पणी न करने की हिदायत दी थी और उन्होंने कहा था कि लंढोरा रियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तराखंड की धरती पर हमारे सम्मान का प्रतीक खड़ा हुआ है। हमारी गुर्जर रियासत, लंढोरा रियासत जो हमारे गुर्जर समाज की है,
तो उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उस पर सवाल उठाएगा, मैं कुछ वीडियो देख रहा था सुबह, तो उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे कि हमारे साथ कुश्ती लड़ ले, बकरे की माँ कब तक, ऐसे अनर्गल शब्द कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थे। मैंने तभी निर्णय लिया और मैं यहाँ के लिए चला आया। मैं हालांकि जो समय उन्होंने दिया था वहां भी पहुंचा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। चैंपियन टीम बहुत भारी टीम है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। जो बदरेशन और जो बदतमीजी वो जाकर के नेहरू स्टेडियम में कर रहे हैं, हम आई चैलेंज, वो कोई भी हो, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, इमरान हो या सज्जाद हो या रवि हो, कोई भी हो, हम उसको चैलेंज करते हैं। आज 4 बजे आए और दिन के उजाले में जिसकी मां ने दूध पिलाया हमें चैलेंज करके दिखाए। जो कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन जी के खिलाफ इन्होंने रात अभद्र भाषा बोली है, मैं उन्हें आज यहाँ से खुला चैलेंज करते हैं। जो कह रहे हैं रात के अंधेरे में क्या कहना, हम दिन के उजाले में कह रहे हैं आओ। कार्यकर्ता उनके साथ है और विधायक जी ने सिर्फ उमेश कुमार के लिए जो भी बोला है उसका पलट जवाब दिया है और उन्हें चैलेंज दिया है। कार्यकर्ता को सामने क्यों करता है, कायर खुद है सामने। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी यूनिवर्सिटी में 50 रुपये ऑनलाइन जमा करने के बाद ही छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे सरकार ने चंदा उगाही का एक बड़ा जरिया बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि छात्रों के लिए इतनी गंभीर है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, जिससे छात्रों को आसानी से दाखिला मिल पाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई है, जिससे एक समय के बाद निजी विश्वविद्यालय अपनी सीटों में इजाफा कर सकें और छात्रों की जेब पर दाखिले के नाम पर डाका डाला जा सके। समर्थ पोर्टल सरकार ने लॉन्च कराया है, इसमें मुझे ऐसा कोई उद्देश्य तो नहीं दिख रहा चाहिए जिससे कि छात्र को सुविधा हो। इसमें छात्र उलझ के रह जाएगा। छात्र से 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और उसके साथ जो जब फॉर्म भर रहा है तो उसमें प्राइवेट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सरकारी महाविद्यालय हैं उनमें जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कहीं सरकारी महाविद्यालयों में 1500 रुपए है, जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 15,000 है। तो वो फीस का कहीं उल्लेख नहीं है, तो बच्चा उसमें उलझ के रह जाएगा। और सरकार की मानसिकता है वो है कि अपने जो निजी विश्वविद्यालयों के उनके मित्र हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए है और हमारे पहाड़ का जो छात्र है उसे इस पोर्टल के माध्यम से उलझा के खत्म करना है। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर के 854वें उर्स का आगाज पहली रोशनी के साथ हो गया। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई और राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पीर बाबा की दरगाह पर गुड़, चादर, फूल पेश कर अपने अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। बता दें कि मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। 854 वर्ष से सरकार शाह मोहम्मद नूरी का जितने भी हजरात सरकार के मेहमान आते हैं, हर तमन्ना पूरी होती है, हर मांग पूरी होती है। चादर, गुड़, बेली सब पेश होती है सरकार में। जो भी नजराना मांगते हैं हर मुराद पूरी होती है सरकार में। पीर दरगाह जो एक यहाँ पर धार्मिक स्थल है, इसमें सभी मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। और इसको लेकर के 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हर वर्ष होता है। इस बार भी 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हो चुका है। आज से मेला प्रारंभ है और सारी व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, फायर की व्यवस्था की गई है, पुलिस की अस्थायी चौकी यहाँ पे बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, टेम्परेरी मेडिकल फर्स्ट एड की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। आज देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए भैरव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से उत्तरकाशी, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्रों में हुई लव जिहाद की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई है। लव जिहाद इस समय ऐसा संक्रमण हो गया है कि इस संक्रमण का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है और आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी मांग है कि जितने भी यहाँ पर बाहरी प्रदेश से आए हुए
मतलब गैर हिंदू लोग हैं उनका सत्यापन कराया जाए, और अगर वो यहाँ पर कहीं पर फल ठेली या रेडी कहीं पर भी लगाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों को, जो लोकल व्यक्ति, उसको गारंटर बनाया जाए, ताकि अगर यदि कोई कांड करता है तो उस कांड की सारी जवाबदेही उसकी हो, और जो जवाबदेही देगा वो कभी भी इनकी गारंटी नहीं देगा। उत्तराखंड के डोईवाला उपजिलाधिकारी द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित कर मौका निरीक्षण और पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान लगभग 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लांटिंग किए जाने का मामला संज्ञान में आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाया गया। भवन गेट, चारदीवारी और सीसी मार्ग को ध्वस्त किया गया, तो वहीं उपजिलाधिकारी द्वारा इस भूमि पर क्रय विक्रय और निर्माण आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। तहसीलदार को खतौनी में इसकी प्रविष्टि करने का आदेश देते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर डोईवाला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं डोईवाला उपजिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और भूमि क्रेताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि भूमि खरीदने से पूर्व संबंधित प्रॉपर्टी डीलर या भूमि विक्रेता से एमडीडीए द्वारा स्वीकृत लेआउट की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले। इसके साथ ही भूमि के राजस्व अभिलेखों और कब्जा आदि का निरीक्षण भूमि लेने से पहले जरूर करें। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।